बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ के साथ मैं हूं मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बहुत ही इस वक्त अफसोसनाक सी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर एक ऐसा इंतहाई काबिल मुजम्मत बयान दिया है जिसके बाद उनके हवाले से हर जगह पाकिस्तान का कोई भी फोरम हो, कहीं पर कोई भी शख्स हो, कोई भी पाकिस्तानी हो मुहब्बे वतन, वो इसके हवाले से इसकी मुजम्मत कर रहा है। कहा उन्होंने ये है कि जब अभिनंदन यानी जो भारत की तरफ से जिस शख्स ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर और उसको उसके जहाज को न सिर्फ तबाह किया गया बल्कि उसको सबक सिखाया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसको वापस करने का जो एक पूरा तरीकाकार था वो एक गुडविल जेस्चर था। पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई के जवाब में भी हम अमन का रास्ता इख्तियार करते हैं। और उसको इतना तोड़ मरोड़ का याद सादिक साहब ने आज गुज़श्ता दिन जो है उन्होंने पेश किया। उन्होंने ये कहा कि अभिनंदन को जब वापस करने का मामला था तो हमें जो है ये बताया गया था, जब उस इजलास में जिसमें वो खुद मौजूद नहीं थे, उनके पार्टी के लोग मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि उसमें ये कहा गया कि अगर अभिनंदन को वापस न किया गया तो 9 बजे आज ही के दिन भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर देगी। सो इस प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ा। ये बड़ा ही अफसोसनाक जो है बयान है। इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, आप इस पे कमेंट कीजिए, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। देखिए, जिसपे आपने तो इसकी काफ़ी तमहीद बांध ली और हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है। बल्कि मैं तो और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक श्रीनगर से एक कश्मीरी हैं, कभी कभी वो भूल के हमें मैसेज कर देते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं बताया लेकिन बड़े ही दुखे हुए, एक जला हुआ उन्होंने आज एक पैगाम भेजा कि जब भी इस नौइयत की कोई बात, और उनका भी रेफरेंस अयाज सादिक साहब का बयान था, उन्होंने कहा कि हमारे दिल दुख गए हैं ये बात सुन के, इसलिए कि आपने अपने हाथों से भारतीय ज़राए इब्लाग को और भारतीय हुक्काम को एक ऐसा मौका दे दिया है कि जिसकी वजह से ख़ुद हम भी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। तो कुछ और भी बातें हैं जो मैं यहाँ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे बड़ा सख्त इस पर रद्द अमल दुनिया भर में आया है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं जहाँ जहाँ पे बसते हैं उनकी नज़र में ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है हम पहले आते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन क्या हमें ये भी याद नहीं रहता ये किस किस्म के सियासतदान हैं जो इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं, स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, और वो इस तरह की बात करें कि जो मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी मुफाद के बिल्कुल खिलाफ है। जी बैरिस्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बैरिस्टर साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज साहब, एक तो ये और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, खुद उनकी अपनी सियासी जमात भी, मेरे ख्याल में उनको भी मुज़म्मत करनी चाहिए, ज़ाहिर अभी तक तो उन्होंने नहीं की, और जो दीगर सियासी जमातें हैं उन सबको इस पर मिल बैठना चाहिए, कोई लाएमल तय करना चाहिए ऐसा कि आइंदा कम अज़ कम इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ। देखिए, कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इसको गैर मुनासिब करार दिया है और ख़ुद दिलचस्प बात यह कि अयाज सादिक साहब ने एक बाद में एक वीडियो बयान के ज़रिए ये कहा कि भारतीय ज़राए इब्लाग ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और मेरे नज़दीक अब मैं उसको क्या कहूँ, दिलचस्पी की बात तो नहीं है, बड़ी इंतहाई अफसोस की बात है कि अब जैसे मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं ये बातें करके और बाद में कह दूं कि नहीं मेरे ज़राए इब्लाग ने मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, वो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लाइव टीवी पे और पूरे भारतीय ज़राए इब्लाग जो हैं वो भरे पड़े हैं उनके इस बयान से, इसलिए कि वो तलाश में रहते हैं जहाँ उनको कोई मौका मिला पाकिस्तान को बदनाम करने का, मनफी अंदाज में पेश करने का, वो लपक के उस मौके को पकड़ते हैं। और अभी मैं देख रहा था आज भी, यानी 2 रोज़ हो गए हैं, आज भी चाहे अखबार उठा के देखें भारतीय या उनके चैनल देखें, उसमें इसकी सज़ा बाज़गश्त जो है सुनाई दे रही है, बार बार वो इसको प्ले कर रहे हैं। तो अभी मेहमान के साथ हमारा राब्ता भी हो गया। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। आपसे भी मैं वही जो इम्तियाज साहब से मैंने पूछा कि क्या सियासी जमातें जो हैं वो अपने कौमी वकार को, अपने कौमी मफाद को भूल सकती हैं आपस के इख्तिलाफात में? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ है।
मैं ये समझता हूँ कि जो हालिया दिनों में जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें तो एक बात बज़ाहिर नज़र ये आ रही है कि शायद रियासती मफाद, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की जो एक ज़िम्मेदारी और एक फ़रीज़ा सियासी रहनुमाओं पर आयद होता है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। और हुकूमत और रियासत के दरमियान जो फ़र्क होता है सियासत में, सियासियात में, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि किसी सियासी जलसे के तनाजुर में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन असल में अपना जो ज़ाती मफाद है बाज़ रहनुमाओं का, और जो ज़ाती अनाद है बाज़ रहनुमाओं का, उसका इजहार किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से अगर आपका अपना कुछ सियासी इख्तिलाफ है हुकूमत के साथ, तो वो आप बिल्कुल करें, उसके लिए आपके पास जलसों का मैदान भी होता है और पार्लियामेंट का फोरम भी है। लेकिन पार्लियामेंट के फोरम को भी और जलसों के मैदान को भी बजाय इसके कि हुकूमत पे तनकीद करें और मुतबादल अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाएं या मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान दें, या तो अपनी जातियात पे बात होती है कि मुझे क्यों निकाला, उसका जो है वो ड्रामा जो कई सालों से जारी है वो चल रहा होता है। कहीं बाप बेटी का एक वो जो है गिले शिकवे चल रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो रियासत के फिर इदारों को अटैक किया जाता है। और जब रियासत के इदारों को अटैक किए जाते हैं तो असल में अपनी जाती जो दुश्मनी है उन इदारों के साथ, उसको निकाला जा रहा है, लेकिन उसको कपड़े जो हैं उसको जमहूरियत के पहनाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला है। देखिए, मैं इसकी एक वजह बताना चाह रहा हूं। इससे पहले आपने देखा उर्दू जुबान के खिलाफ बात हुई, उर्दू जुबान के खिलाफ जो है कहा गया कि मतलब मुखालफत में बात की गई। फिर उसके बाद बात की गई बलूचिस्तान को एक आज़ादी की आज़ाद रियासत के तौर पर बात की गई, फौज के इदारे के खिलाफ और रैंक और फाइल में इख्तिलाफ और गलतफहमियों को हवा दी गई। कहा गया कि जर्नैल जो है वो और फौजी जो सिपाही है उनका आपस में रिश्ता ही नहीं है, और जर्नैल शायद कोई अलग लॉबी है और फौज कोई अलग लॉबी है उनके अलावा। इससे जाहिर होता है कि आपने ना सिर्फ उस दो कौमी नजरिए के फलसफे को अटैक किया सिर्फ अपने जाती सियासी अनाद की खातिर, और इस बात पे कि आपको कुर्सी दोबारा मिलनी चाहिए, और दूसरा यह है कि आपने रियासत के खिलाफ इस हद तक हर्जा सराई की कि आपने रियासत की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश की। उर्दू हमारी दो कौमी नजरिए की असास है। अब मेरी भी जुबान नहीं है उर्दू, लेकिन मैं तो उर्दू बोलने पे फख्र महसूस करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मेरी शनाख्त उर्दू के तौर पे हो। पश्तो मेरी मादरी जुबान है, उससे मुझे मोहब्बत है, उसका भी फरोग होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान के कौमी नजरिए को अटैक करूं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से और यह कहना फिर बाद में कि नहीं जी ये तो एक लीडर की बात थी, उसका वो स्लिप ऑफ टंग था, उसने कह दिया। वही बात यह है कि अगर उसने स्लिप ऑफ टंग कहा तो एक फलसफा है जिसको उसूल है जिसको कहते हैं इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल। आपका पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस तरह की अल्फाज की अदायगी के लिए इस्तेमाल हुआ, आपकी कंस्टिट्यूएंट जो जमातें हैं उनके लीडरों ने ये बातें की, तो आपने क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई तौर पर उसकी माजरत की कौम के सामने? क्या उसकी वजाहत की? नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि आप उन बयानात को ओन कर रहे हैं, और आपने बेसिकली इन बयानात की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अनाद को निकाला। तो जाहिर है इंडियन मीडिया ने भी उसको उठाना था और पाकिस्तान मुखालिफ तमाम तहरीकों ने भी उठाना था, और वो हो रहा है। तो मैं ये बताइए सेनेटर साहब कि आप समझते हैं कि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर ने कोई रेड लाइंस जो हैं वो उबूर कर ली हैं ये बात करके, क्योंकि आम तौर पे कुछ लोग उनका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं ये कह के कि वो बड़े वज़ादार नफीस शख्स हैं और बड़े ख़ानदानी हैं, लेकिन क्या जो ख़ानदानी लोग अगर इस किस्म की बात कर लेते हैं तो ये उनका अपना फेल है, या वो कुछ लोग उनका ये भी कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, यानी ज़बान स्लिप हो गई। लेकिन उन्होंने बाद में जो बात एक किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि बुनियादी तौर पे मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, सिर्फ भारतीय ज़राए इब्लाग ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है मेरा बयान। देखिए इम्तियाज साहब, मैं एक बात कहूँगा, मैं ये बरमला आपके टीवी चैनल पे ये बात करने की जसारत कर रहा हूँ कि अयाज सादिक साहब मेरे भी बहुत मोहतरम है, मैं भी उनकी मेरा अच्छा ताल्लुक है, सलाम दुआ है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा मेरी ज़ाती राय है कि उन्होंने झूठ बोला। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग का वो रेफरेंस देकर बात कर रहे थे, उसमें मैं भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें आर्मी चीफ साहब भी थे, उसमें इनकी पार्टी के मियां शहबाज शरीफ साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, उनके शहरी रहमान साहिबा थी, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब थे, JUI के गफूर हैदरी साहब थे, और तकरीबन तमाम पार्टियों की लीडरशिप बैठी हुई थी। ANP को सितारा अयाज साहिबा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। बात यह है कि वहां पर इस अंदाज में कोई बात हुई ही नहीं।
उनका एक डिस्कशन थी, डिस्कशन में आर्मी चीफ ने एक मौक़िफ़ पेश किया और सबसे राय ली और सब ने उस राय को इस तरह से पेश किया कि हाँ हमारी टेंशन है, हमने उनका जहाज गिराया है, टेंशन बहुत ज्यादा है, बॉर्डर्स पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है, ये तसादुम जो है ये खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन इसका हल जो है वो इन तरीकों से है। कोई बात ऐसी नहीं थी कि कोई कमजोरी की बात थी या कोई हिंदुस्तान से डर की बात थी, बल्कि उस वक्त तो अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के ऊपर हमारा हाथ जो है वो ऊपर था। हिंदुस्तान तो क्या कहते हैं वो एक शर्मिंदगी का और बेइज्जती का शिकार हो चुका था। उसके बाद ये कहना या सादिक साहब का उस मीटिंग में जब एग्री किया और एक खास कंसेंसस ड्रॉ हुआ और कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी, यही कहा गया कि एज ए गुड जेस्चर, एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल हम इसको इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि एक तो हिंदुस्तान को बेइज्जती का एहसास हो कि ये हो रहा है, और दूसरी बात यह कि हमारा उन पर एक इखलाकी, एक मॉरल जो है हाई ग्राउंड पर हम उनसे बात करें। और एक अभिनंदन को आपने गिरा दिया, उसको आपने रखा, पूरी दुनिया के सामने उसको परेड करवाया, उसके बाद उसको रख के क्या फायदा था, उसको रोटियां तोड़वाने का हमें क्या फायदा होना था। उसको जिस तरीके से वापस किया गया उसमें पाकिस्तान की इखलाकी और फौजी बरतरी थी, लेकिन उसको जब अयाज सादिक साहब ने अपनी पार्टी के लाइन और अपनी लीडरों की एक अंडरस्टैंडिंग के बाद पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्क्लोज किया, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ एक गलत बयानी की, उन्होंने इखलाकी भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, सियासी एक इमेच्योरिटी का सबूत दिया, और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपने आईन के साथ जो हल्फ है बतौर मेंबर कौमी असम्बली और बतौर स्पीकर पार्लियामेंट, उन्होंने साबिक स्पीकर पार्लियामेंट, उन्होंने उस हल्फ की भी की जो है पामाली की अच्छा, है। ये बताइए सेनेटर साहब के आप कह रहे हैं कि चूंकि इस किस्म की कोई बात उस इजलास में नहीं हुई जिसमें आप खुद भी मौजूद थे, और ये कि अयाज सादिक साहब ने झूठ बोला है, तो इसमें आप समझते हैं कि जानबूझ के झूठ बोला गया, और इसका मोटिव क्या हो सकता है, क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, मोटिव तो बड़ा वाज़ेह है कि जो अयाज सादिक साहब जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसके जो सरबराह हैं, बदकिस्मती से वो आज तक, यानी 3 बार वज़ीर आज़म रहने के बावजूद और कई दहाइयों की सियासत का तजुर्बा होने के बावजूद, वो आज तक अपने ज़ाती ख़ानदानी मफाद को और पाकिस्तान के सियासी मफाद में फ़र्क को नहीं महसूस कर सके। उनका ये ख्याल होता है कि उनका जो ज़ाती मफाद है वही पाकिस्तान का मफाद है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। उनको चूंकि अपना एक ज़ाती गिला है, अपना एक ज़ाती शिकवा है, और वो गम जो है वो बर्दाश्त करने की उनके सलाहियत वो खो चुके हैं, इसलिए जब वो फौज के खिलाफ बात करते हैं तो नेचुरली उनका अनाद और उनका जहर सामने आ जाता है। अब और उसमें फिर वो ये परवाह नहीं करते कि पाकिस्तान की फौज पर अटैक इस अंदाज में करना पाकिस्तान की सलामती, कौमी सलामती पर अटैक करना है, ना कि किसी एक शख्स या इंडिविजुअल जर्नल के खिलाफ बात है। दूसरी बात यह कि उनकी जो पार्टी के जो नीचे फिर लीडरशिप है वो भी फिर अपने लीडर को खुश करने के लिए, क्योंकि जाहिर आपको पता है खानदानी पार्टियां हैं तो एक ही शख्स के इर्द गिर्द सारी सियासत इनकी घूमती है, उसको खुश करने के लिए फिर वो जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, शादी किसी और की और नाचे मियां अब्दुल्ला, तो मियां अब्दुल्ला फिर और खुशी से जोर से नाचता है, और जब वो नाचता है तो फिर उसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं तो इसका तो आप मतलब फिर ये बनता है कि भले कोई कितना ही ख़ानदानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो इस नौयत की बात कर दे तो आप उसका फिर दिफा नहीं कर सकते आप। वैसे इम्तियाज़ गुल साहब, एक बात आपको मैं बताऊं, मीर जाफर और मीर सादिक को तो आप जानते हैं ना, एक ने सराजुद्दौला की कमर में खंजर घूंपा था और एक ने मीर सादिक की टीपू सुल्तान की कमर में खंजर घूंपा था। दोनों ऐसे बड़े ख़ानदानी लोग थे, बड़े मशहूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि रिश्तेदार भी थे किसी हद तक इन बादशाहों के जिनकी कमर में उन्होंने खंजर घोंपा। तो ख़ानदानी होना या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और आजकल तो इखलाकी मायार जो होता है उसका खानदान के साथ जरूर किसी न किसी हद तक ताल्लुक जरूर होता है, लेकिन बाद में फिर अपने मफादात की बुनियाद पर जब आप इखलाकी पैमानों को वज़ा करते हैं और इखलाकी ज़ाविये आपके अपने मफादात के गिर्द घूमते हैं तो फिर आप यकीनन इस तरह की ओल फोल बोलते हैं और आपको फिर ना कौम की परवाह होती है ना। जैसा आपने कहा कि अयाज सादिक साहब ने झूठ बोला, इतने बुरे तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं, शिबली फराज साहब कहते हैं कि अब माफी से आगे चली गई है बात, ये जो बयान उन्होंने दिया है, तो फिर कानून और आईन क्या कहता है, क्या कानून को हरकत में नहीं आना चाहिए?
देखें, कानून को तो हरकत में आना चाहिए और मैं समझता हूं कि कानून ये तकाजा करता है और हमारी इखलाकी जिम्मेदारी भी है कि कानून को हरकत में आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये ना सिर्फ आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है कि आपने पाक फौज के खिलाफ बात की आपने, और दूसरी बात यह कि आपने वो बात की कि जो आपको किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आपके हल्फ का ये तकाजा था। तो आपने हल्फ की पामाली भी की जो कि एक कानूनी इशू बनता है। आपने आर्टिकल 19 में आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बात की, उसके खिलाफ भी वो बात भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करते हैं तो सेडिशन का केस भी आप पे बनता है। तो मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूं, बल्कि अगर ज्यादा देखा जाए तो गद्दारी का केस ही बनता है। और मैं ये समझता हूं कि कानून को इसमें आना चाहिए, क्योंकि जब आप कानून को कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ को आप इस वजह से छोड़ देते हैं कि वो ज्यादा असर रसूख वाले हैं या कोट अनकोट खानदानी लोग हैं, तो फिर आप कानून पर एक्चुअली कानून को कमजोर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब ने या इनके किसी भी लीडर ने माफी तो मांगी ही नहीं है। किससे माफी मांगी हमने तो नहीं देखी, बल्कि वो तो अपने बयानात की वजाहत कर रहे हैं और मजीद उसको जोरों शोर से बयान कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया को देख लें, उसमें इन बयानात को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कितने जोर शोर से उठा रही है, इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, उसी से ही आपके पास सबूत आ जाता है। बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। एतजाज साहब, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये किस किस्म की सियासत है? जाहिर है आप इतने सीनियर और सीजन्ड आप सियासतदान हैं, कैसे देखते हैं आप कि कौमी असम्बली का एक स्पीकर जो शख्स रह चुका हो और वो आज इस तरह का बयान दे कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर? अयाज सादिक साहब वैसे तो बहुत बड़े नफीस और सुलझे हुए आदमी हैं, बड़े जीरक आदमी हैं, मामला फैन भी हैं। मैंने देखा उनकी डीलिंग अपनी कुलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ बड़ी अच्छी है और उनकी हुब्बुल वतनी को कोई उस पर सवाल उठाना बड़ा मुश्किल है। स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के। ये उनके लिए ये कहा जा सकता है सिर्फ कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत मतलब मानने वाले हैं और दोस्त भी हैं, उनके साथी भी हैं। और ये नवाज शरीफ की लाइन हो सकती है, अयाज सादिक की बराह रास्त अपनी लाइन नहीं हो सकती। पर नवाज शरीफ जिस मूड में है आजकल, वो उस मूड में वो हर कुछ कर सकते हैं, खुद को हमला भी कर सकते हैं। एतजाज साहब ये बताइएगा कि ये एक इस नौयत के बड़े ये हसास नौयत का मामला था, यानी बज़ाहिर एक झूठ बोला गया। अगर ये सच भी होता तो सवाल ये कि क्या इस किस्म का ये बात की जानी चाहिए थी कौमी असम्बली में। तो इस ज़िम्मे सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम जमातों को मिलकर हसास नौयत के जो कौमी मामलात है उस पर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे इत्तेफाक करना चाहिए? होना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो हर एक को खुद भी समझ आती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने बयान दे दिया था बम्बई के हमले पे, वो पाकिस्तान पे एक तरह इकबाली बयान था कि ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की धरती से इस किस्म का वाक़या, जो उनका 26 नवंबर का वाक़या था 2011 का या 2008 का। तो ये इसी तरह है जिस तरह हम कहते फिरें कि जो भी कार्रवाई, जो दहशत गर्दी भी हिंदुस्तान में हो रही है, भारत में हो रही है और वहाँ बहुत हो रही है। वहाँ नक्सल बारी है, वहाँ तहरीकें हैं, बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं आज़ादी की। 608 अजला में वहाँ इस किस्म की तहरीकें चल रही हैं, 608 अजला में। तो वो सारी हम अपने पे डालते जाएं कि हमने किया जी, हमने किया, और ये मुनासिब तो नहीं है, ना ही ये कोई मुल्क की खिदमत है। एतजाज एहसन साहब, बहैसियत एक कानूनदान के और एक पार्लियामेंटेरियन के, आप क्या समझते हैं कि कानून और आइन पाकिस्तान का जो है वो इस तरह के इक़दामात पर क्या कोई सज़ा तजवीज़ करता है? आइन में बड़ा वाज़ेह है जी कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया का असूल है। कुछ भी बात कही जाए उस पर कोई
किसी की का मुआवजा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इनका मुआवजा नहीं हो सकता, कोई मुकदमा कोई केस नहीं चल सकता। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर उनका मंशा ये कोई मुल्क दुश्मनी नहीं होगा, पर मंशा ये ज़रूर होगा कि इमरान खान और पीटीआई को ज़रा नीचा दिखाया जाए, कमज़ोर और बुज़दिल दिखाया जाए, ये उनका मंशा हो सकता है। लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ मेरा नहीं ख्याल या सादिक जैसा शख्स जो एक ख़ानदानी लोग हैं और बड़ी अच्छी सीरत का शख्स है, मैंने उनके साथ काम किया है, बड़े शीरीं गुफ्तार हैं, तो ये उनसे मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो उनकी जमात आजकल गुस्से में है और मियाँ नवाज शरीफ साहब गुस्से में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और वो जब गुस्सा उनका ठंडा हो जाता है तो वो परेशान पशेमान भी होते हैं, पर गुस्सा अगर ठंडा हो जाए तो। जी बिलाशुबा बड़े शीरीं गुफ्तार हैं, बड़े वज़ादार हैं सरदार अयाज सादिक साहब, लेकिन उन्होंने अपने बयान के ज़रिए मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर ख़ास तौर पर भारत में एक हिजानी सूरत हाल तो पैदा कर दी है। तो इसमें अब आपका क्या ख्याल है, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? नताइज तो हर किस्म के तसादुम के बुरे ही होते हैं। डायलॉग से बातचीत को तय करनी चाहिए। सियासत में डायलॉग और बराह रास्त एक दूसरे के साथ बातचीत करने से ही मामलात हल होते हैं, और इस पे एक नेशनल डिबेट और डायलॉग होना चाहिए कि क्या हमारा मंशा है, और क्या हम कहीं दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। जो भी करता है वो मेरे ख्याल में गलत करता है, वो कोई शख्स है या कोई इदारा है, जो भी है, तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। एतजाज़ हसन साहब, इस वक्त फ्रांस में जो इस्लाम मुखालिफ सेंटिमेंट्स उभारे जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वहाँ पर जो तौहीन की गई है, ये इजहारे राय का जो एक हक है उसके हवाले से इसको बड़ा जो है वो डिफेंड किया जा रहा है कि जो भी हुआ वो सही हुआ। ये किस किस्म का इजहार राय है, ज़रा काइंडली इसके ऊपर भी रोशन डालें। अमूमन तो आज़ादी इजहार जो है ये सब हक होता है, जो अकलियत हो उसका हक ये समझा जाता है। हक हर एक को है, हर इंसान को है, पर ज़्यादा इसमें ज़्यादा हक के हकदार अकलियत होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में। उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो अक्सरियत है वो तो वैसे ही आज़ाद है, वो तो अपने हमारे मुल्क में हम इस्लाम के हक में बात कितनी करें, हमें आज़ादी है, खुद ही आज़ादी है। लेकिन अगर हम यहाँ कोई हिंदू सिख वो अपने मज़हब की प्रचार करना शुरू करे, तो देखना तो यह है कि क्या उसको ये आज़ादी हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देने को तैयार हैं, देने को नहीं तैयार। और उसकी ये आज़ादियाँ होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे ये हक है जो कि अक़लियत को, और मुसलमान यूरोप में एक अक़लियत है, इसलिए उनके हक की जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो उनका ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों का जो अक्सरियत में है और इस्लाम की तज़हीक उड़ाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के लिए भी एक प्रेशर की सूरत हाल पैदा हो गई। आज आपने देखा पारा डिप्लोमेटिक एरिया के करीब लोगों ने कोशिश की फ्रांसीसी सफारत खाने की तरफ। तो इस तमाम तो सूरत हाल में अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? और क्या कर सकते हैं आप?
चढ़ाई तो नहीं कर सकते, समझा ही सकते हैं ना। समझाने की बात है और अपने अमल को बेहतर करने की बात है। और हम चाहते हैं कि हमारा मज़हब और हमारे जो पैगंबर हैं उनकी दुनिया में इज़्ज़त हो जितने, और इतनी इज़्ज़त हो जितनी हमारे दिलों में उनकी है। तो उसके लिए हमें रद्द अमल भी ज़रा म्याना रवि का रखना चाहिए। और जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम नहीं मानते, और ना मानने इस कदर तो नहीं जा सकते कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, पर हमें भी ज़रा अपने आप को भी कुछ थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, ताकि हमारे जो पैगंबर इस्लाम है उनका नाम और उनकी जो मकाम है दुनिया में, वो हमारे तौर तरीक़ों से और ज़्यादा बढ़े। एतजाज़ हसन साहब, इस वक्त जो कुछ हो रहा है फ्रांस में, ये माजी के बरखिलाफ हम देख रहे हैं कि सरकारी सरपरस्ती इसको हासिल है सब कुछ को। सो इसकी क्या वजह हो सकती है? हमें भी सोचना चाहिए, हमें अपने तौर पे सोचना चाहिए कि क्या बेस्ट पॉलिसी है ये, और जज्बात और जज्बातियत से ज़रा सा हमें भी, मुसलमानों को भी होश से काम लेना चाहिए, सिर्फ होश से। बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ हसन साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो कहीं पर भी हों, वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ हो या दुनिया के किसी भी मुल्क या किसी भी ख़ित्ते से, उसके जज्बात बहुत बुरे तरीके से मजरूह हुए हैं। और ये सिलसिला ये कोई पहली मरतबा फ्रांस की तरफ से नहीं किया गया, इससे पहले 2016 में भी इसी किस्म के ये जो खाके जो हैं वो बनाए गए थे, जिस पर बहुत ज़्यादा फिर फसादात हुए और एक बार फिर हवा दी जा रही है एक तसादुम को। तो इम्तियाज़ साहब, ये वजह क्या है? बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ नहीं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब से पूछते हैं। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी होगी, आप भी फॉलो भी कर रहे होंगे जो इस बाइकॉट और फ्रांसीसी गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो सूरत हाल है, तो आप क्या समझते हैं जब आज़ादी इजहार की बात होती है तो आपने तो सफ़र भी बहुत किया हुआ है, आप उसी इजहार राय के जो कवानीन हैं, हुकूक हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए यहूदियों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं यूरोप में आप? इम्तियाज़ साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ादी इजहार राय का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो हिस्टोरिकल यानी जो तारीख़ी तनाज़र है, अगर उसको देखा जाए तो बड़ी वजाहत के साथ एक चीज़ सामने आती है कि बुनियादी तौर पर एक तो ये आज़ादी एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं है, यानी कहने ये ह्यूमन राइट्स की इस्तिलाह में, ह्यूमन राइट्स लॉ की इस्तिलाह में एब्सोल्यूट राइट कहा जाता है उस हक को कि जिसको आप किसी सूरत नहीं छेड़ सकते, किस भी हालात में आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है, यानी इसकी आज़ादी आपको मखसूस तनाज़र में और मखसूस दायराकार के अंदर है। और अगर आप इसके बारे में मैं थोड़ा सा कानूनी ज़रा पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं, आप नुक्ता नज़र कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसको काउंसिल ऑफ यूरोप ने 1950s में अडॉप्ट किया था। फ्रांस भी काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर है और फ्रांस ने भी उसको साइन किया हुआ है। इसलिए यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो फ्रांस पर और यूरोप के तमाम तकरीबन जो ममालिक हैं उन पर लागू होता है। अब उसका आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 जो कि इजहार राय से ताल्लुक रखता है, उसको अगर आप पढ़ें उसके 2 क्लॉजेज हैं। पहले में इजहार राय की आजादी के बारे में बात की जाती है, दूसरे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस राय को, इसके एक्सरसाइज को, द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट शैल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, और एक लंबी लिस्ट है फिर उन चीजों की कि ये उन रिस्ट्रिक्शंस के तहत होगा जो अवाम के मफाद में, कौम के मफाद में, कौमी सलामती में, पब्लिक इंटरेस्ट में, लॉ एंड ऑर्डर में, इन तमाम वजूहात की बिना पर हुकूमत अगर इसके लिए कवायद जवाबित बनाएगी तो ये उन कवायद जवाबित के मातहत और पाबंद होगा ये राइट जो है। अब जब आप देखते हैं तो फ्रांस ने उसको साइन किया है, इसलिए यूरोपियन कन्वेंशन भी फ्रांस पे लागू है। और मैं अब आपको बताऊं, अभी कुछ साल पहले एक केस किया था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जिसने कन्वेंशन को इंटरप्रीट करते हुए कहा था कि इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि कहीं किसी राइट के एक्सरसाइज से अगर फसाद पैदा होता हो, सिविल डिसऑर्डर पैदा होता हो, इंस्टेबिलिटी पैदा होती हो, पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होता हो,
तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, लाजमी है। इसके बारे में केस लॉ है, लेकिन फ्रांस और यूरोप के बाज़ ममालिक उन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए एक मादर पिदर आजादी की बात करते हैं, सिर्फ उन इश्यूज पे जहां उनका अपना मफाद हो। आपने कहा एंटीसेमिटिज्म, आप यहूदियों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, आप जो यहूदियों का जेनोसाइड हुआ था दूसरी जंग अजीम में, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप कई और ऐसे इश्यूज हैं जिनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। और इसके बारे में मैं एक आखिरी बात यह कहूंगा कि यूरोप एक कंफ्यूजन वाली स्टेट से दुनिया को रूल कर रहा है। वो ऐसे कि यूरोप का जो अपना सियासी और तारीखी तनाजर है उसमें चर्च और बादशाहत एक हो गए थे। 1789 में जब फ्रांस का रेवोल्यूशन आया तो उसका फलसफा यह था कि वो बादशाहत की भी पाबंदी खत्म करना चाह रहे थे और चर्च की भी खत्म करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मजहब के खिलाफ बात की इजाजत दे दी, सेकुलरिज्म का आइडिया आया। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि उसी सेकुलर आइडिया को जब वो दीगर ममालिक के और दीगर मजाहिब के रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं गाली देना भी उसका हक है, या उसके खिलाफ कैरिकेचर्स बनाना, या मैं तो आपको बताऊं जीसस क्राइस्ट के खिलाफ तो के हवाले से तो नऊजुबिल्लाह उन्होंने फहश फिल्में भी बनाई हुई हैं। अब इस तरह की आजादी उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में उस क्रिश्चियन मोनार्किक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्ट में तो चले आप जस्टिफाई करें उनकी मर्जी, लेकिन दीगर मज़ाहिब के हवाले से आप ऐसा नहीं कर सकते। और यही यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है, यही यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है। अब ये जो एक डायकॉटमी है सोच में, उसका इजहार फिर यहां पे होता है कि देखें आप मुसलमानों को तो कह रहे हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो आप माइंड ना करें, लेकिन अगर यहूदियों के खिलाफ होती है तो उसको आप तकलीफ होती है आपको से आप उसके खिलाफ पे सैंक्शंस भी देते हैं। मेरे ख्याल में डबल ये स्टैंडर्ड्स है, हैं। ये बड़ी लेकिन मैं गलत एक चीज मोहतरमा में एक चीज मुझे इजाजत दें, फ्रांस की हुकूमत इस वाक़े के बाद ना सिर्फ बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है बल्कि अपने आइन की भी हुई है। इसलिए कि आईनी का एक उसूल है, उसको कहते हैं इम्प्लाइड कवनेंट का फलसफा। उस फलसफे की बुनियाद यह है कि जिस मुल्क के शहरी हों, रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके दीनी, मजहबी, लिसानी, नस्ली मफादात का भी ख्याल करें। फ्रांस ने ये करके जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक ब्रेक की तरफ भी मुझे जाना है। से उन्होंने जी बिल्कुल, जी जबरदस्त बातें हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी सूरत हाल से जो तसादुम जो है वो इस वक्त पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, और 3 लोगों को एक चर्च में निशाना बनाया गया। जाहिर है कि गम और गुस्सा इतना ज़्यादा है। इसके अलावा सऊदी अरब में जो फ्रांसीसी कौंसलेट है उसके कौंसल खाना जो है उसके बाहर भी एक गार्ड को निशाना बनाया गया। सो ये अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और फ्रांस से यही सब कुछ करता रहा तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 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 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला। 6 फीट का फासला कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें और अपने घर तक ही महदूद रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर को ये इंतखाबात जो हैं ये होने हैं और इस वक्त जो तमाम इंतखाबी जायज़े हैं उनके मुताबिक कौमी सतह पर जो बाइडन
को सबकत हासिल है इस वक्त, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शंस में भी हमें याद है कि जिस तरीके से हिलरी क्लिंटन के बारे में कहा जा रहा था कि वो जीतेंगी और जायज़े यही कह रहे थे, लेकिन एंड पे हुआ क्या, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस वक्त एक आपको गुफ्तगू सुनाते हैं जो बड़ी दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप जो मौजूदा सदर हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। Ladies and gentlemen, I want to make a major announcement today. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. किस्म के चुटकुले वैसे अक्सर छोड़ते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं पूरी तरह से मान लूंगा इंतखाबी जो रिजल्ट्स होंगे अगर मैं जीत गया। बाज़ लगे शायद हमारे पाकिस्तान के कोई रहनुमा ये कर रहे हैं, लेकिन अब चलते हैं ज़रा न्यूयॉर्क। जहांगीर खटक साहब हैं हमारे साथ, बिल्कुल मौजूद वो सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़त करते भी हैं और सहाफ़त पढ़ाते भी हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपको सबको बहुत सलाम। जी बस आप हमें मुख्तसरन क्विक बुलेट पॉइंट्स में बताइए कि इंतखाबात से पहले इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बड़े लगता कहा जा रहा है कि खौफनाक किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें सदर ट्रंप का तो आपने मूड सुन लिया कि मैं नताइज सिर्फ उसी सूरत में कबूल करूंगा जब मुझे फतह हासिल हो। बिल्कुल, ये कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो हालिया तारीख है ये इसका मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन हम कह सकते हैं जिसके बहुत ज़्यादा दूरस्थ नताइज होंगे। और इलेक्शन से पहले अब तक जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने ट्रंप साहब का यह बयान भी सुनवाया कि यहाँ पर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी स्पेशली सदर ट्रंप की तरफ से। डेमोक्रेट्स तो ठीक हैं, उनको कोई मसला नहीं है। और फिर साथ ये कि जो मेरा ख्याल है इसी की वजह से एक बहुत बड़ी एक सर्ज आई है, तारीखी सर्ज अर्ली वोटिंग की। एक तो जाहिर है कोरोना का दौर है, वबा का दौर है, इसलिए बहुत सारी स्टेट्स में पहले से उन्होंने वोटिंग को अलाउ किया है। तो कोई ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ वोट आ चुका है जो कि तारीख है, इससे पहले कभी भी इतना वोट नहीं आया था। और ख्याल ये है कि इस मरतबा तकरीबन 65% जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका 65% शायद जो है वो आखिर में वोट डाले, यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो है एक्सपेक्टेड है कि वो वोट डालें। और एक और जो चीज जा रही है, 2016 में हमने देखा था, जिस तरह पहले जिक्र भी हुआ कि प्रोजेक्शंस पहले यही थी कि हिलरी क्लिंटन जीत रही है, लिहाजा हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, और ये हकीकत भी है कि इलेक्शन के हवाले से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इलेक्शन काफी मुझे मुश्किल कई लिहाज से नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि चूंकि ऑलरेडी 5 करोड़ से ज्यादा वोट मेल इन आ चुका है, यानी जो डाक के जरिए वोट है वो ऑलरेडी आ चुका है। और सर ट्रंप को सबसे ज्यादा मसला वहीं पर ही है। उन्होंने जो डाक का जो महकमा है अमेरिका का, उसके सरबराह को भी चेंज किया इसी वजह से कि उनको ये खौफ है, उनको ये शक है कि डेमोक्रेट्स जो है उनका वोट चुरा लेंगे। लिहाजा उन्होंने पहले से ये भी किया, लेकिन अभी तक वो इस पर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि पूरा वोट गिना जाएगा। तो एक तो ये है कि इसके ऊपर काफी मसले आ सकते हैं। अदालतों में ऑलरेडी 350 केसेस जो है वो जा चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से एतराजात उठाए गए हैं। कहीं पर जो है जो पोलिंग बॉक्सेस हैं, जिस तरह के जो अर्ली वोट के लिए आपको बैलेट पेपर डालने के लिए उन्होंने बॉक्सेस रखे हुए, कहीं पर कुछ कम है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर ज्यादा है। तो इस किस्म के उस पर काफी अदालत में लोग जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि हमें 3 नवंबर को इलेक्शन का नतीजा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। दूसरा ये कि बहुत सारे फैसले अदालतों में होंगे। अच्छा जहांगीर, ये बताइएगा, आप एक खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि चूंकि बहुत सारे वोट मुस्तरद होने का खदशा है। फ्लोरिडा में बताया गया कि 15,000 के करीब वोट मुस्तरद हो जाएंगे, होने का एहतमाल है। इसी तरह जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में भी इस किस्म के वोटों की कुछ तादाद सामने आ रही है। तारीख़ी तौर पे कोई 1% के करीब वोट मुस्तरद होते हैं, लेकिन इस मरतबा अगर 1% भी मुस्तरद हुए तो ये कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अपने बहुत सारे रिपब्लिकन वकीलों को वो तैयार कर रहे हैं कि फिर आप इलेक्शन पिटिशंस में चले जाएं इन वोटों की रिजेक्शन के खिलाफ। और अगर ये हो गया तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी डिले हो सकता है।
देखिए ये मुझे जरा अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हम बहुत ज्यादा एक अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं। अमेरिका कभी भी ऐसे दौर से नहीं गुजरा कि वबा के दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिसमें कि जो मेल इन वोटिंग है बेसिकली, और फिर उसके बाद उसको गिनने का अमल अलग है, और उसमें जिस तरह आपने कहा कि रिजेक्शन हमने प्राइमरीज में देखा कि ये तो फ्लोरिडा में तो 15,000 हैं, प्राइमरीज में, डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में सिर्फ पेंसिल्वेनिया में कोई 60,000 वोट रिजेक्ट हुआ था। लिहाजा बिल्कुल इसके ऊपर कोई शक नहीं है कि एक एक वोट पर मुझे लगता है कि कंटेस्ट होगा, एक एक वोट, और उसके ऊपर जाहिर है कि अदालतें काफी मसरूफ होंगी। और मेरा ख्याल है कि मुझे हैरानगी होगी कि अगर इस पर सदर ट्रंप की तरफ से कोई अदालत में ना गया, क्योंकि वो पहले से इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस पर टाइम लगेगा। अब ट्रांसफर ऑफ पावर में डिले की जहां तक बात है, तो आप इस इम्कान को तो रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये इम्कान फिर भी काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में दो चीजें बहुत स्ट्रांग हैं अभी भी। एक ये कि यहाँ पर कानून जो है वो आज भी बहुत मजबूत है, और साथ ये कि अमेरिकन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि सदर ट्रंप के दौर में पॉलिटिकल ट्रेडिशन काफी मुतासर हुई है मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन फिर भी आज भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन काफी स्ट्रांग है। और सदर ट्रंप सिर्फ एक रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की एक बहुत बड़ी बेस है, और उनकी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है। लिहाजा वो उस प्रेशर को क्या रिपब्लिकन पार्टी के अंदर थे ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि सदर ट्रंप को ऐसे बयानात देने से जो है वो उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में मैं थोड़ा सा केयरफुल होऊंगा। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा अच्छा, जहांगीर साहब, एक और तासुर जो शुरू में डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में था कि रेसिस्ट का और एंटी मुस्लिम होने का, जिसको उन्होंने बड़े हद तक कोशिश की है बदलने की, तो आप समझते हैं कि जो माइनॉरिटीज का वोट है या मुसलमानों का जो वोट है वो उनको पड़ेगा? देखिए, मुसलमानों का वोट की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ गई है, और ये आज नहीं है। डेमोक्रेट्स की तरफ मुसलमानों की शिफ्ट जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस इलेक्शन में तो जाहिर है कि ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप के हक में भी कुछ मुसलमान हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम है उनकी तादाद। तो मेजॉरिटी वोट जो है माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का, और दूसरे पीपल ऑफ कलर जिन्हें कहते हैं, जिस तरह ब्लैक्स हो गए, उनका वोट जो है उसकी अक्सरियत जो है वो लगता है कि जो बाइडेन ही की तरफ जाएगी। और इसीलिए जो आप नेशनल पोल्स देखें तो जहां से भी पोल्स आ रहे हैं तो उसमें उनके जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। गर्चे नजर जो रखनी चाहिए वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स पे रखनी चाहिए। अमेरिका के इन इंतखाबात का फैसला फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, यानी स्विंग स्टेट्स, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं जो के फैसला यही करेंगी। अगर यहाँ पर ये कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर जाहिर है कि वो प्रेसिडेंसी जीत पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के इंतखाबात का फैसला पॉपुलर वोट पर नहीं होता। अमेरिका के इंतखाबात का फैसला इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पर होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में जो छोटी से छोटी रियासत है उसकी भी उतनी ही बड़ी अहमियत है जितनी कि कैलिफोर्निया या किसी और की जिसके 55 इलेक्टोरल वोट है, या फिर मेन जिसके शायद 3 या 4 इलेक्टोरल वोट है। तो हर एक वोट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, लिहाजा जब पॉपुलर वोट बढ़ जाएगा और उसका एक फैसला हो जाएगा, उसके बाद फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बैठेगा, और उसके बाद वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है आखिर में कि जो ट्रेडिशन है वो यही है कि अगर एक शख्स ने या जो बाइडेन कैलिफोर्निया को जीतते हैं तो अगर वो 50% वोट लेते हैं तो वो उनको जो है पूरा का पूरा वहाँ का 55 जो इलेक्टोरल वोट सारे उनको मिल जाएंगे, बजाय इसके कि वो तनासब के हिसाब से। चलिए, बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब आपके वक्त के लिए। हम इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये मौजू बड़ा वसी है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब हैं। हम जहांगीर खटक साहब से कमेंट्री लेंगे बिल्कुल जब भी मौका मिला। जी, अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की एक मखसूस पॉलिसी है, एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत पाकिस्तान से डील किया जाता है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। इस वक्त तो ये ऐसे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि वो एक गैर रिवायती सियासतदान है, बिजनेसमैन के तौर पे हर मामले को देखते हैं, और उसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बहुत बड़ा यू टर्न भी लिया जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा, अफ़गानिस्तान में उनकी मदद तलब की, और उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए वो बेहतर साबित हुई। और आपको याद होगा कि 1-2 मौक़े पे उन्होंने जिन गैर मुल्की रहनुमाओं का नाम लिया उसमें सिर्फ इमरान खान का नाम उन्होंने लिया था, जिससे लगता है कि उनको
क्लिक कर गए थे, वो उनका नाम याद रह गया था हमारे वज़ीर आज़म का। तो मेन जो बुनियादी पॉलिसी है अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। काफ़ी सारा मामला जुड़ा रहेगा अफ़गानिस्तान के साथ। और ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि चूँकि अमरीकी इस्टब्लिशमेंट ने भारत को अपने पार्टनर के तौर पे चुना हुआ है और पाकिस्तान को उसी जाविये से देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इत्तेहादी है चीन का। तो उनके आपस के अमेरिका और चीन की जो बाहमी लड़ाई है, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, कतई नज़र इसके कि वाशिंगटन में, वाइट हाउस में जो बाइडन आते हैं या ट्रंप आते हैं। फॉरेन पॉलिसी उनकी एक ही रहती है, चाहे कोई भी हो सदर। नाज़रीन, आखिर में जाते जाते कोविड-19 के हवाले से हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। इम्तियाज़ साहब, कल भी केसेस जो हैं वो तकरीबन 908 थे और आज उससे भी ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, यानी 24 घंटों के दौरान। सो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों को बार बार बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी भी वो इसको हल्का ले रहे हैं और लाइट ले रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। नहीं, हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि जर्मनी में और बरतानिया में आज से लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया है जी। क्योंकि केसेस बहुत कम हुए थे, फिर उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका में कोई 2,34,000 अफराद इससे मर चुके हैं, जबकि उसके 92 लाख के करीब इन्फेक्शंस हुई हैं। भारत में 1,21,000 लोग इससे मर चुके हैं अब तक। ब्राज़ील में 1,59,000 हलाकतें हुई हैं और खुदा न खास्ता यही सूरत हाल यहाँ भी हो सकती है अगर हमारे अवाम ने एहतियात न की। तो ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी 95-96% प्रोटेक्शन जो है वो मास्क के ज़रिए है, और वो हमें जहाँ भी हम पब्लिक मकामात पे जाएँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ख्याल में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इम्तियाज़ साहब ने बताए हैं उससे मामले की संगीनी और संजीदगी का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, मिशेल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।